उस अंधेरे में राघव को ऐसा लगा जैसे उसका शरीर तैर रहा हो। उसे लगा जैसे वह एक ही समय में ऊपर उठ रहा हो और नीचे गिर रहा हो। वह पूरी तरह से उस अंधेरे में फंस गया था। तुम्हें जागना होगा। तुम्हारे पास बहुत सारे मिशन हैं जिन्हें तुम्हें पूरा करना है। तुम्हें और भी मजबूत बनना होगा। तुम्हारे बहुत सारे दुश्मन हैं जो तुम्हें मारने के लिए इंतजार कर रहे हैं। तुम्हारा भाग्य स्वर्ग और पृथ्वी को उलट देना है। सभी देवता और शैतान केवल तुम्हारे पैरों के नीचे रेंग सकते हैं। राघव, जल्दी से जाग जाओ। उस अंतहीन अंधेरे में राघव को एक आवाज बार बार बोलते हुए सुनाई दे रही थी। यह एक पुकार थी जो उसकी आत्मा की सबसे गहरी गहराई से आ रही थी। राघव ने यह सुना और जवाब देना चाहा। हालांकि वह अपना मुंह खोलने में असमर्थ था। वह अपनी आंखें खोलना चाहता था, लेकिन वह पूरी तरह से शक्तिहीन था। वह आवाज इस दुनिया की नहीं लग रही थी। हो सकता है कि वह अतीत या भविष्य का हिस्सा हो। वह उसे छू नहीं पा रहा था। एक बार जब राघव ने उन 3 पंक्तियों को याद कर लिया तो वह पूरी तरह से अपने बारे में सब कुछ भूल गया। पूरी तरह से बेहोशी में डूबते हुए उसने बेहद हल्के से महसूस किया कि एक जोड़ी हाथ उसके चेहरे को धीरे से रगड़ रहे थे। एक कोमलता जो एक मां की तरह महसूस हो रही थी। चौथे राजकुमार का चेहरा बहुत ही बदसूरत था। राजेश बिस्तर पर लेटा हुआ था। उसका शरीर पूरी तरह से काला हो गया था। उसे अपनी आंखों पर यकीन नहीं हो रहा था। एक टेंडन ट्रांसफॉर्मेशन विशेषज्ञ एक क्यू कंडेंसेशन चींटी को मारने के लिए निकला था और अंत में ऐसी स्थिति में आ गया। ऐसी बात पर कौन यकीन करेगा? जब उसने अपने अधीनस्थों से यह रिपोर्ट सुनी कि राजेश गंभीर रूप से घायल हो गया है, तो उसने पहले सोचा था कि राजेश की मुलाकात किसी शक्तिशाली जादुई जानवर से हुई है। लेकिन राजेश की वर्तमान अर्धमृत अवस्था को देखकर उसके मन में एक युवा चेहरा उभर आया। उसे नहीं पता था कि ऐसा क्यों हुआ, लेकिन जब उसने उस चेहरे के बारे में सोचा तो वह तुरंत घबरा गया। उसकी योजना का सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा विफल हो गया था। हालांकि उसने कभी भी राघव को कम नहीं आंका था, लेकिन उसने कभी उम्मीद नहीं की थी कि वह राजेश से बच निकलने में सक्षम होगा और यहां तक कि राजेश को ऐसी दयनीय स्थिति में डाल देगा। मैं अति आत्मविश्वासी था। राजेश शर्मिंदा था। एक महान टेंडन ट्रांसफॉर्मेशन विशेषज्ञ ने क्यू कंडेंसेशन में किसी को मारने की कोशिश में लगभग अपनी जान गंवा दी थी। यह निश्चित रूप से एक अपमान था। चौथे राजकुमार ने अपना सिर हिलाया। मैं तुम्हारे चरित्र को जानता हूं। तुम किसी के खिलाफ लापरवाही से अति आत्मविश्वास में आकर इस तरह हार नहीं सकते। यह सिर्फ इतना ही कहा जा सकता है कि हम दोनों ने राघव को कम आंका। मेरी भी गलती है। ये कहने की जरूरत नहीं थी कि चौथा राजकुमार लोगों को अपने वश में करने में असाधारण रूप से प्रतिभाशाली था। अन्यथा वह राजेश और रोहन जैसे शीर्ष विशेषज्ञों को अपने वश में नहीं कर पाता। उनके द्वारा कहे गए इस एक वाक्य ने राजेश की असफलता को पूरी तरह से माफ कर दिया और उन्हें अंदर से बेहद सहज महसूस कराया। चूंकि मामला पहले ही हो चुका था, इसीलिए गुस्सा करना पूरी तरह से बेकार था, बल्कि इससे राजेश और भी ज्यादा नाराज हो जाता। वैसे भी राजेश के घावों को देखकर वह निश्चित रूप से बहुत लापरवाह नहीं था। उसने सिर्फ अपने लिए बहाना ढूंढने के लिए खुद को अति आत्मविश्वासी कहा था। यह सोचते ही चौथे राजकुमार को घबराहट महसूस हुई। राघव के निर्णायक और तेज स्वभाव के बारे में सोचते ही उसके चेहरे पर और भी बदसूरती छा गई। लेकिन फिर उस सफेद वस्त्रधारी व्यक्ति के बारे में सोचकर जो उसका सहारा था, वह थोड़ा शांत हो गया। हालांकि राघव भाग गया था, लेकिन इससे उसकी योजना में कोई खास बदलाव नहीं आया। उसने फोटोग्राफिक जेड को अपने हाथ में रगड़ा। उसके अंदर राघव और सिद्धार्थ द्वारा आर्यवीर की हत्या की पूरी रिकॉर्डिंग थी। इसके साथ वह अभी भी अपनी योजना के साथ आगे बढ़ने में सक्षम होगा। राघव का भागना निश्चित रूप से चिंताजनक था, लेकिन इस समय उसके पास उसे संभालने का कोई तरीका नहीं था। वह राजेश की ओर मुड़ा। आप आराम से ठीक हो सकते हैं। मैं ग्रैंड मास्टर दीपेश को कल आपके घावों को ठीक करने के लिए व्यक्तिगत रूप से बुलाऊंगा। आप बहुत जल्दी पूरी तरह से ठीक हो जाएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद राजकुमार। राजेश ने जल्दी से उसे धन्यवाद दिया। वह जहर शायद कुछ समय के लिए उसके द्वारा दबा दिया गया था, लेकिन वह उसे दूर करने में
असमर्थ था। राघव की जहर की गोली बहुत भयानक थी। उन्होंने कीमियागर संघ से मदद मांगी थी और ग्रैंड मास्टर संजय भी आए थे, लेकिन राजेश के घावों को देखने के बाद ग्रैंड मास्टर संजय ने केवल ठंडे स्वर में कहा था कि वह उसे ठीक करने में असमर्थ है। राजेश को तुरंत समझ आ गया था कि ग्रैंड मास्टर संजय को उसके शरीर से कुछ सुराग मिल गए थे और इसलिए उसने उसे बचाने से इनकार कर दिया था। यह सुनकर कि दीपेश आएगा, राजेश को बहुत राहत मिली। दीपेश निश्चित रूप से उसे बचाने में सक्षम होगा। चौथा राजकुमार अपने कमरे में वापस चला गया और इधर उधर घूमने लगा। थोड़ी देर बाद उसने अपना ब्रश उठाया और एक छोटा सा संदेश लिखकर उसे एक गार्ड को सौंप दिया। आसमान पर छा रहे अंधेरे को देखकर चौथे राजकुमार ने आह भरी। हालांकि राघव बच गया था, फिर भी उन्हें योजना जारी रखनी थी। राघव ने धीरे से अपनी आंखें खोली। उसे नहीं पता था कि कितना समय बीत चुका था, लेकिन रोशनी देखकर उसने राहत की सांस ली। वह अभी भी जीवित था। उसे एहसास हुआ कि वह एक साधारण बिस्तर पर लेटा हुआ था। हालांकि बिस्तर मोटी लकड़ी से बना था, लेकिन चादरें उसके लिए बहुत सावधानी से बिछाई गई थीं और उनमें हल्की सी ताज़ी खुशबू भी थी। वह लकड़ी के कमरे में था। दीवारों पर कुछ जानवरों की खालें, धनुष, तीर और भाले लगे हुए थे। उसके बिस्तर से थोड़ी दूर पर एक छोटा सा स्टोव था जो गर्मी छोड़ रहा था। उसमें से ताज़े पके चावल की खुशबू आ रही थी। चरमराहट की आवाज के साथ दरवाजा खुला। एक साधारण पोशाक पहने युवती अंदर आई। वह महिला लगभग 16 साल की लग रही थी। वह दुबली, पतली और लंबी थी। उसके हाथ और पैर दोनों नंगे थे और उसकी त्वचा स्वस्थ चमक दे रही थी। उसने अपने बालों को मध्यम लंबाई की पोनीटेल में बांधा हुआ था। वह बहुत सुंदर तो नहीं थी, लेकिन उसकी चमकदार आंखें बहुत दोस्ताना लग रही थीं। उस महिला ने सबसे पहले अपना बैग नीचे रखा और फिर जल्दी से चूल्हे पर रखे लोहे के बर्तन को खोला। उस युवती ने जब अंदर रखे खाने को देखा तो राहत भरी सांस ली। आह, करीब, मैंने इसे लगभग जला ही दिया, उसने खुद से कहा। लेकिन अचानक उसे लगा कि कुछ गड़बड़ है और उसने धीरे से मुड़कर देखा कि राघव उसे असमंजस में देख रहा था। आह, तुम जाग गए, बढ़िया। वह जल्दी से राघव के पास गई और उत्साह से उसे गले लगा लिया। खांसी, मिस, क्या यह थोड़ा अनुपयुक्त नहीं है? इस युवती द्वारा गले लगाए जाने पर वह उसकी छाती को अपनी छाती से सटा हुआ महसूस कर सकता था और साथ ही उससे एक ताज़ा और ऊर्जावान खुशबू भी सूंघ सकता था। लेकिन एक अजनबी द्वारा गले लगाए जाने से उसे सचमुच असहज और अजीब महसूस हुआ। इसमें क्या गलत है? मैंने तुम्हें यहाँ वापस खींच लिया, इसलिए अब तुम मेरे आदमी हो। यह हमारे गांव का नियम है, इसलिए कौन हमारी आलोचना करने की हिम्मत करेगा? वह युवती अभी भी राघव को बहुत आत्मीयता से गले लगा रही थी। ऐसा अभिनय कर रही थी जैसे सब कुछ वैसा ही हो जैसा होना चाहिए। तुमने मुझे पीछे खींच लिया? राघव चौंक गया। उसकी आखिरी याद क्लिफ लेपर्ड की थी। उसने इस युवती को पहले कभी नहीं देखा था। उसकी उलझन देखकर युवती ने उसे छोड़ दिया और कहा, उस दिन जब तुमने जादुई जानवर से लड़ाई की थी तो आखिरी क्षण में मैंने उसे अपने तीर से मार गिराया था। सीधे शब्दों में कहूं तो तुम्हारी जान मैंने ही बचाई थी। भविष्य में तुम मेरे आदमी बनोगे। भविष्य में तुम्हारा काम शिकार पर जाना और मेरे साथ बच्चे पैदा करना होगा। उसके गंभीर चेहरे को देखकर राघव के चेहरे पर अजीब भाव आ गया। शिकार करना और बच्चे पैदा करना। जब उसने देखा कि राघव अभी भी पहले की तरह ही हैरान था, तो उसने उसे बताना शुरू किया कि उस दिन क्या हुआ था। वह युवती गांव की एक शिकारी थी। ये सभी ग्रामीण जीवित रहने के लिए शिकार पर निर्भर थे। कुछ आवश्यक धातु के औजारों को छोड़कर, जो उन्हें पहाड़ों के बाहर दूर जगह से लाने पड़ते थे, वे यहाँ पूरी तरह से आत्मनिर्भर थे। यहाँ 100 से ज्यादा ग्रामीण थे, जिनमें से ज्यादातर कुशल शिकारी थे। यहाँ तक कि कुछ बच्चे भी अक्सर छोटे जंगली जानवरों के लिए जाल लगाने के लिए गांव से बाहर चले जाते थे। उनके गांव में कोई भी सच्चा विशेषज्ञ नहीं था। उनमें से अधिकांश केवल क्यू कंडेंसेशन में थे। इस युवती के अनुसार उनके पूर्वज युद्ध की लपटों से बचने के लिए इस स्थान पर भाग गए थे। वे धीरे धीरे यहाँ रहने के आदी हो गए और अब सैकड़ों साल बीत चुके थे। गांव में मुख्य भोजन मांस था।
वे शिकार और इकट्ठा करके अपना जीवन चलाते थे, लेकिन उनका सबसे अच्छा शिकार जंगली जानवर थे। जहां तक बड़े और अधिक शक्तिशाली जादुई जानवरों की बात है, तो उन्हें उनके साथ बहुत सावधानी से पेश आना पड़ता था। अगर वे किसी जादुई जानवर का शिकार करना चाहते थे, तो उन्हें पूरे गांव की भागीदारी की आवश्यकता होती थी। कुछ हफ्ते पहले उन्होंने देखा था कि आसपास एक चट्टानी तेंदुआ है। थोड़ी जांच पड़ताल और गांव के मुखिया की मंजूरी मिलने के बाद उन्होंने उस चट्टानी तेंदुए का शिकार करने का फैसला किया। हालांकि जादुई जानवरों को मारना बेहद खतरनाक था, लेकिन इसके लाभ भी बहुत थे। एक प्रथम श्रेणी के जादुई जानवर का मूल पूरे गांव के लिए आधे साल तक जीने के लिए पर्याप्त था, अगर उसे सामान के बदले में दिया जाए। इस क्लिफ तेंदुए से निपटने के लिए उन्होंने 1 महीने से ज्यादा समय तक तैयारी की थी। उन्होंने अपने हथियारों पर लगाने के लिए पर्याप्त जहर को परिष्कृत किया था और चुपके से कई जाल भी बिछाए थे। वे आखिरकार इसके खिलाफ कार्रवाई करने के लिए तैयार हो गए थे। लेकिन जैसे ही वे इसके खिलाफ कार्रवाई करने वाले थे, वे यह देखकर दंग रह गए कि एक युवा पक्षी उसके क्षेत्र में चला आया। वह युवती कई अन्य शिकारियों के साथ गुप्त रूप से छिपी हुई थी। उसने राघव को चेतावनी देने की हिम्मत नहीं की थी। इससे क्लिफ तेंदुआ घबरा जाता और उनके गांव की 1 महीने से अधिक समय से तैयार की गई सारी योजनाएं बर्बाद हो जाती। अगर वे असफल हो जाते, तो इसकी कीमत उन्हें कई लोगों की जान देकर चुकानी पड़ती। यही कारण था कि वे केवल स्तब्ध होकर देखते रहे जब राघव पर हमला किया गया। शुरू में वे सभी इस बात को लेकर दोषी महसूस कर रहे थे। वे केवल यही उम्मीद कर सकते थे कि क्लिफ तेंदुआ जल्द ही उनके जाल में फंस जाएगा, ताकि वे राघव से अपना बदला ले सकें। लेकिन उसके बाद जो दृश्य हुआ, उसने सभी को चकित कर दिया। राघव की तलवार ने एक ही झटके में उस बेहद क्रूर क्लिफ तेंदुए को लगभग मार डाला था। तब उन्हें एहसास हुआ कि राघव पहले ही गंभीर रूप से घायल हो चुका था। तलवार छूट जाने के बाद भी वह नंगे हाथों से लड़ने में सक्षम था। उसने कई वार किए, जिससे क्लिफ तेंदुआ उड़ गया। आखिरकार उन्होंने देखा कि राघव आगे नहीं बढ़ पा रही थी। वह इसे और सहन नहीं कर पाई और उसने क्लिफ तेंदुए पर तीर चला दिया, जिससे वह मर गया। लेकिन जब उसने कहा कि उसने एक ही तीर से उसे मार दिया है और राघव को बचा लिया है, तो वह वास्तव में कुछ शर्मिंदा हुई। उसकी तीरंदाजी का हुनर वास्तव में इतना बढ़िया नहीं था। हताशा के एक पल में उसने बिना ज्यादा सोचे समझे तीर चला दिया था, लेकिन अंत में उसका तीर, जो क्लिफ लेपर्ड के मुंह पर निशाना साध रहा था, असल में उसके माथे में जा लगा। संयोग से यह वही जगह थी जहां राघव ने अपनी तलवार से वार किया था। उसके वार से क्लिफ लेपर्ड की खोपड़ी पहले ही टूट चुकी थी, इसलिए संयोग से उसका तीर उस दरार को भेदकर उसे मार डालने में कामयाब हो गया। जब सभी लोग उसके हमले को देखने के लिए आगे बढ़े, तो वे ठंडी सांस लेने से खुद को रोक नहीं पाए। अगर यह किस्मत न होती, तो जादुई जानवर को नाराज करने वाले गांव वालों को निश्चित रूप से कई लोगों की जान से हाथ धोना पड़ता। घायल जादुई जानवर सबसे ज्यादा डरावना होता था। वे अपने डर के कारण पागल हो जाते थे और पूरी ताकत से हमला करना शुरू कर देते थे। बहुत बहुत धन्यवाद। जब राघव को आखिरकार पता चला कि क्या हुआ था, तो उसने सम्मानपूर्वक और कृतज्ञतापूर्वक उसके सामने हाथ जोड़े। भविष्य में तुम मेरे आदमी होगे, इसलिए इसकी कोई जरूरत नहीं है। वह खिलखिलाकर हंस पड़ी और राघव को कंधों पर सहारा दिया। पहले मैं हर दिन जंगल के देवता से प्रार्थना करती थी कि वह मुझे एक शक्तिशाली आदमी दे, जो शिकार करने जाए और मेरे साथ बच्चे पैदा करे। ही जंगल के देवता ने आखिरकार मेरी प्रार्थना सुन ली है और तुम्हें मेरे पास भेज दिया है। वह उस पर पूरी तरह से मोहित हो गई थी। उसके वीर और सुंदर रूप को देखकर वह बेहद संतुष्ट थी। खांसी, मिस, मुझे तारा कहो। मिस तारा। जहां तक आदमी की बात है, चलो बाद में बात करते हैं। क्या तुम मुझे बता सकती हो कि मेरे घाव कैसे ठीक हुए? राघव ने पूछा। ऐसा इसलिए था क्योंकि उसने देखा था कि उसके सारे घाव चमत्कारिक रूप से ठीक हो गए थे। लेकिन तारा के अनुसार यह क्लिफ तेंदुए से मुठभेड़ के बाद सिर्फ तीसरा दिन था।
एक भी दवाई खाए बिना न केवल वह चमत्कारिक रूप से मात्र 3 दिनों में ठीक हो गया, बल्कि उसकी टूटी हुई मेरिडियन भी पूरी तरह से ठीक हो गई। यह पूरी तरह से अकल्पनीय था। वन देवता ने आपको ठीक करने में मदद की, तारा ने उत्तर दिया। वन देवता? क्या इस दुनिया में सचमुच देवता मौजूद थे? अभी तो बहुत सारे सवाल हैं, पहले खाना खा लें। तारा ने राघव के सवाल को बीच में ही रोक दिया और बाहर चूल्हे से बड़ा बर्तन ले आई। राघव घायल होने का नाटक नहीं करना चाहता था, इसलिए वह जल्दी से मदद करने के लिए गया। उसने पाया कि बड़े बर्तन में केवल पतला दलिया भरा हुआ था। लकड़ी के घर के बाहर बर्तन ले जाने के बाद राघव ने देखा कि यह गांव एक पहाड़ के किनारे बना हुआ था। गांव के चारों ओर कांटों और झाड़ियों से बनी 10 मीटर ऊंची मोटी बाड़ें थीं। वे कांटे और झाड़ियां बहुत जहरीले पौधे थे। ज्यादातर जंगली जानवर आमतौर पर उनसे दूर रहते थे। गांव में दर्जनों साधारण लकड़ी के घर थे। तारा के बुलाने पर सभी उसके घर की ओर चल पड़े। वहां 1 दर्जन बच्चे और 5-6 बुजुर्ग थे, लेकिन ज्यादातर लोग युवा या वयस्क थे। चूंकि वे शिकार करके अपना जीवन चलाते थे, इसलिए अगर उनकी शारीरिक शक्ति कम होती तो यह बहुत खतरनाक होता। एक व्यक्ति की लापरवाही से कई लोगों की जान जा सकती थी। यही कारण था कि गांव के अधिकांश लोग अपने जीवन के शिखर पर थे। यह समय के साथ जीवन का क्रूर प्राकृतिक विनाश था। एक स्वस्थ बूढ़ा आदमी राघव के पास आया और सिर हिलाया। बहुत बढ़िया, एक ऐसा व्यक्ति जो अकेले ही एक जादुई जानवर से लड़ने में सक्षम है। राघव ने अपनी इंद्रियों को झकझोरा और पाया कि यह वरिष्ठ व्यक्ति रक्त संघनन क्षेत्र में था। हालांकि वह अभी शुरुआती चरण में था। अगर राघव का अनुमान गलत नहीं था, तो इस बूढ़े व्यक्ति को अपनी उम्र के बहुत बाद में ही रक्त संघनन में प्रवेश करना चाहिए था। उसकी रक्त आध्यात्मिक ऊर्जा पहले ही कम होने लगी थी। रक्त संघनन में कदम रखने के बावजूद उसकी युद्ध क्षमता में शायद कोई खास वृद्धि नहीं हुई थी। सीनियर मेरी चापलूसी कर रहे हैं। राघव ने थोड़ा सा सिर झुकाया। मैं तुमसे वरिष्ठ कहलाने की हिम्मत नहीं कर सकता। अपने यौवन काल में भी मैं तुमसे तुलना करने में असमर्थ था। वह बूढ़ा आदमी राघव के प्रति प्रशंसा से भर गया। दादाजी, जल्दी से खाओ। तारा ने पहले ही सबके लिए दलिया बांट दिया था। वह राघव और बूढ़े आदमी के लिए 2 कटोरे लेकर आई। मैं आप दोनों का परिचय करवाता हूँ। यह मेरे दादाजी हैं, गांव के मुखिया। ओह ठीक है, मैं अभी भी आपका नाम नहीं जानता, तारा ने अचानक पूछा। धन्यवाद, मेरा नाम राघव है। राघव ने हंसते हुए दलिया का कटोरा लिया। गांव के सभी लोग, युवा और बूढ़े, पुरुष और महिला, अब राघव का स्वागत करने के लिए आए। उसे जल्दी से अपना कटोरा नीचे रखना पड़ा और उन सभी का अभिवादन करना पड़ा। उन्होंने उसकी जान बचाई थी। उस उपकार को याद रखना ही था। ये सभी लोग बहुत सरल और ईमानदार थे। उनके शिष्टाचार उसके लिए थोड़े अजीब थे, लेकिन उनकी आंखों में दोस्ताना गर्मजोशी ने पहले ही उसके लिए सब कुछ कह दिया था। गांव में 100 से ज्यादा लोग थे। गांव में सिर्फ 30 महिलाएं थीं और तारा उनमें से एकमात्र युवा युवती थी। बड़े भाई, मैंने सुना है कि तुम बहुत ताकतवर हो। क्या तुमने सचमुच एक ही मुक्का मारकर एक विशालकाय तेंदुए को उड़ा दिया? एक छोटा बच्चा जो उसके घुटने तक भी नहीं पहुंच पाया था, राघव के पैर से लिपट गया। उसने राघव को श्रद्धा से देखा। बेशक यह सच है। मेरे पिताजी ने मुझे बताया कि बड़ा भाई एक सच्चा योद्धा है। एक बार जब वह बड़ी बहन हुआ के साथ होगा, तो उनके बच्चे हमारे गांव में सबसे शक्तिशाली योद्धा होंगे। राघव को यह भी नहीं पता था कि कैसे जवाब देना है, इससे पहले कि दूसरा बच्चा भागकर आ जाता। उस बच्चे ने फिर उत्सुकता से राघव की ओर देखा। बड़े भाई, आप हमारे गांव के सबसे शक्तिशाली लड़ाकों को कब जन्म देंगे? राघव के चेहरे पर एक अजीब सा भाव उभर आया और आसपास के लोग जोर जोर से हंसने लगे। यहां तक कि तारा भी हंसने लगा, जिससे राघव को और भी शर्मिंदगी महसूस हुई। उसने तुरंत विषय बदल दिया। क्या तुम लोगों ने जादुई जानवर को नहीं मारा? तुम उसका मांस क्यों नहीं खा रहे हो? जैसे ही उसने कहा, खुशी का माहौल तुरंत अजीब हो गया। वे सभी गांव के मुखिया की ओर देखने लगे। वह कुछ कहने ही वाला था कि तारा ने बीच में कहा, मुझे ही आपको इसके बारे में बताना चाहिए।